नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और आज एक खास विषय पर हम बातचीत करेंगे। इसलिए हमारे साथ हैं प्रभाकर मिश्र, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीतिक खबरों के अलावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर और हाई कोर्ट तक की यानी जो लीगल खबरें होती हैं, कानूनी और संवैधानिक मुद्दे होते हैं, उनको भी कवर कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। आप लोग इनकी रिपोर्ट्स को देखते भी होंगे। और मुद्दा ये है कि बहुत इस समय गर्म मुद्दा चल रहा है प्रभाकर जी, और कि जिस तरीके से यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अपनी नियमावली नई बनाई है और उसमें किसी के साथ कोई जो शोषण ना होने पाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने पाए, उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हंगामा ये मचा हुआ है कि SC, ST, OBC इनको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो पीड़ित कम्युनिटी से आते हैं और बाकी जिनको कहा जाता है कि फॉरवर्ड क्लास हैं, सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वो जो कह लीजिए कि वो शोषण करते हैं। इस तरीके से कुछ उसको नए अधिनियम में है भी और उसको ऐसे पेश भी किया जा रहा है। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में ये जो नई जो रेगुलेशन बनाया गया है, वास्तव में ऐसा है ही या उसको कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है? देखिए, जो रेगुलेशन आया है उसको लेके कुछ शिकायतें हैं। किसी को इस बात पे कोई आपत्ति नहीं हो सकती जी कि विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई उत्पीड़न नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह के, किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, इस किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, और इसे रोकने के लिए समय समय पर बातें हो रही हैं। इसके पहले भी रेगुलेशन एग्जिस्ट करता था। रोहित वेमुला के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसको थोड़ा आप इसे देखिए कि आपको क्या करना है। सरकार ने कहा कि हम इसको लेकर के गंभीर हैं और हम इसको लेकर रेगुलेशन आ रहे हैं। वो रेगुलेशन जो आया है जी, उस रेगुलेशन में कुछ प्रावधान है जिसको लेकर लोगों में, कुछ लोगों में, कुछ क्लास में आक्रोश है, आपत्ति है। उसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि उसमें यह कह दिया गया कि SC, ST के खिलाफ उत्पीड़न के लिए पहले से प्रोटेक्शन था और उसको और स्ट्रॉन्ग किए जाने की जरूरत महसूस हो रही थी रोहित वेमुला के मामले के आने के बाद। लेकिन इसमें OBC को भी इंक्लूड कर दिया गया। OBC को इंक्लूड करने के बाद एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया आई कि जो लोग अभी अभी विश्वविद्यालय से निकले हैं, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, जो बाप बने हैं या जिनका बेटा स्कूल कॉलेज जाने वाला है, उसने स्कूल को उसने कॉलेज को देखा, विश्वविद्यालय को देखा और उसने महसूस किया कि नहीं, जिसे उस ब्रैकेट में रखा गया है, आज के समय में नई परिभाषा में जिसे शोषित की तरह से बताने की कोशिश की जा रही है, दरअसल वो शोषित तो पहले भी नहीं थे, विश्वविद्यालय में तो कम से कम नहीं थे, तो उनको वहां पर डालने की जरूरत क्या थी? इसको लेकर एक आपत्ति आई। दूसरी बात कि इस रेगुलेशन में एक कमी दिख रही है जिसको लेकर लोगों की शिकायत है, वो ये कि इस बात की व्यवस्था तो कर दी गई कि अगर कोई उच्च वर्ग, सवर्ण, जिसे स्वर्ण कहा जा रहा है, जनरल कास्ट, अगर वो कोई किसी के साथ इस तरह की बात करता है, जातिगत गाली देता है, जातिगत भेदभाव करता है, तो उसकी शिकायत होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन किसी सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो उसके खिलाफ उसके लिए कोई प्रावधान, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये एक मैसेज आता है और एक इस तरह का संदेश जा रहा है कि उनके खिलाफ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो मतलब ये कि SC, ST, OBC का उत्पीड़न होता है, इस रेगुलेशन ने मान लिया।
SC/ST के साथ पहले होता था, अब आजादी के इतने दिन बाद जी हाँ, जब हमारा समाज उस जाति व्यवस्था से बहुत आगे चला गया है, इसको कहने में एब्रेशन सब जगह होते हैं, अपवाद की घटनाएं हमेशा होती हैं, भेदभाव अलग अलग तरह से होता ही है, एग्जिस्ट करता है। और ये हमारे भारतीय समाज की बात नहीं है, हर जगह होता ये है पूरे दुनिया में ऐसा होता है। और आप उसके पैरामीटर्स बदल जाएंगे, हाँ। तरीका बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच ना रहे। होता है, ये तो है। वो ये है। और यही चीज एक जो बात कही जाए, जो आपने कहा कि एक वर्ग को ऐसा बना दिया गया इस जो रेगुलेशन है इसके जरिए कि ये उत्पीड़क है, और दूसरा वर्ग वो उसका शोषण होता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, और उसमें SC/ST पहले ही था। और अब सवाल बहुत बड़ा यही है कि जब कॉलेज में बच्चे पहुंच रहे हैं, एक के पास उनको इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ है, दूसरे के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एक प्रोटेक्शन जो पुराने वाले नियम में था कि अगर जांच में कोई शिकायत गलत पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान था, इसमें उसको भी हटा दिया गया। मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी को और जोड़ने से ज़्यादा जो एक अगर देखा जाए तो उससे कहीं खराब बात यह है कि आप उसको तो एक तरीके से छूट दे रहे हैं, वो चाहे सही शिकायत करे चाहे गलत शिकायत करे। इसमें अब ये निश्चित तौर पर ये जो सबसे ज्यादा विरोध है वो इस बात को लेकर है कि एक पिता को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अभी अभी स्कूल को पास आउट होने के बाद एक लड़का हमारा कॉलेज में गया है, जिसे हमने अपने स्तर पे बताने और पढ़ाने और समझाने की कोशिश की कि पढ़ने पर ध्यान देना। उसको हमने जाति के बारे में कुछ नहीं बताने की कोशिश की। वो अचानक वहां जाता है और जहां जाते ही उसकी जातीय पहचान उसके सामने मुंह बाय खड़ी है। उसे भय होता है, पिता को भी और बच्चे को भी। अब दिक्कत कहां हो गई? दिक्कत जो महत्वपूर्ण मतलब जो जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक आशंका, एक समस्या जो है, आशंका भी है और समस्या एग्जिस्ट भी करती है कि उत्पीड़न जिनका होता है उन्हें बचाने की व्यवस्था की गई है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन एक आशंका और संभावना और है, भय है कि इस कानून के आड़ में अगर सामान्य वर्ग के बच्चों का उत्पीड़न अगर हुआ, बिल्कुल, तो उसके लिए सेफगार्ड नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो नहीं है। हाँ। और ये नहीं है तो फिर दो बातें, दो चीजों पर ध्यान देखिए। ये जाति वाली जो बात है, जाति उत्पीड़न की बात जो है ना, एक सामाजिक समस्या है जो हमारे संस्कारों से आता है, हमारे समाज से आता है, और इसके उन्मूलन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक जातीय वो है, अभिशाप है, इससे दूर करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून की जरूरत है। और फिर मैं दो कानूनों की बात करता हूं। एक कानून SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में उत्पीड़न हो रहा था, आज भी होता है, उसे रोकने के लिए कानून आया, और वो कानून नो डाउट एट्रोसिटीज रोकने में बहुत हद तक उसने वो भी किया, अपनी भूमिका भी निभाई। लेकिन उसके इतने मिसयूज हुए, इतना दुरुपयोग हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को उसमें दखल देना, वो इसलिए कि एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था उत्पीड़न का, जो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते थे। और समीर जी, उसमें जो ज्यादा पीड़ित थे, मिसयूज के ज्यादा पीड़ित थे, संयोग से OBC थे। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो एक सेफ गार्ड बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, DCP रैंक का एक अधिकारी जांच करेगा, सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई केस आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने के पहले विभागीय उसकी जरूरत पड़ेगी। पूरे देश भर में हंगामा मच गया, और इस सरकार ने, इसी सरकार, मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के देश में कुछ ही मामले हुए हैं जहां पर कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून लाया गया। यहां पर एक कानून लाया गया और पुरानी व्यवस्था, सेफगार्ड फिर हटा दिया गया। पहली बात, मतलब कोर्ट ने माना था कि मिसयूज होता है, तभी ऐसा किया था। देश की अदालतों पर अगर भरोसा है तो कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस बात को माना था, जो कि हमारे पॉलिटिकल क्लास ने उसे इग्नोर कर दिया। और आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं, हाई कोर्ट में देखता हूं, इस तरह की शिकायतें
रोज आती है। रोज एक केस आता है, कोई आदमी अपने जमानत के लिए बेचारा नीचे से लेकर ऊपर तक भाग के आता है और पता चला सुप्रीम कोर्ट बाद में कहता है कि नहीं, ये गलत नौकरी उसकी चली गई, उसका पूरा रेपुटेशन चला गया, और बाद में पता चला कि उसको वो गलत आरोप थे। और एक दूसरा मामला, एक दूसरा कानून और आया कि दहेज का कानून। अब दहेज कानून का मिसयूज, इतना मिसयूज हुआ, बहुत ज्यादा, और ये अदालतें रोज कहती हैं। तो यहां पर अब दो चीजें कि दो कानून आपके सामने नजीर के तौर पर हैं, जिनका आप अच्छी नियत से लेकर आए, जो सामाजिक कुरीतियों को, समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक वो उत्पीड़न का भी इंस्ट्रूमेंट बन गया। बिल्कुल। अब क्या, तो आपको उन दो कानूनों से सीख करके, जब ये आप रेगुलेशन लेकर आए हैं, तो आपको वहां से सीख करके ये देखना चाहिए कि क्या जिस तरह से वो एक इंस्ट्रूमेंट, उत्पीड़न का इंस्ट्रूमेंट हो सकता था, हो रहा है SC/ST एक्ट या दहेज कानून, क्या इसका इस तरह का इस्तेमाल हो सकता है, मिसयूज हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि रेगुलेशन बनाने के समय इस पर बात होनी चाहिए थी, सोचा जाना चाहिए था, और जो सेफगार्ड था उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। और एक और जो प्राइमा फेसाई जो इसमें दिक्कत समझ में आ रही है, वो ये कि ये किसी भी वर्ग को ये मान लेना, इसमें एक इंप्रेशन जा रहा है, ये मान लेना कि ये शोषक ही है, और दूसरी बात ये कि इसका शोषण नहीं होगा, ये कानून इस लिहाज से दिक्कत है। और एक बात और इसमें जोड़ देता हूं, SC/ST एक्ट जिस पर लागू होता है वो एडल्ट लोग होते हैं, वो मैच्योर लोग होते हैं, वो झेल लेंगे। ये तो बिल्कुल। दहेज उत्पीड़न का कानून जिनके खिलाफ लगता है वो झेल लेंगे। एक लड़का जो 18-19 साल का, कल को उसने हाई स्कूल से अभी कॉलेज में गया है, जिसका कल तक उसका टिफिन और उसका बैग उसकी मम्मी पैक करके दे रही थी, उसे अपने सॉक्स नहीं मिल रहे थे, जूता भी साफ करके देना पड़ रहा था। अचानक एक लड़का वहां जाता है, उसके खिलाफ कोई शिकायत कर देता है, और उसे इक्विटी कमेटी के सामने नोटिस आता है, वो पढ़ेगा क्या पढ़ेगा, और उसका पूरा भविष्य जो है वो दांव पे लग जाएगा। तो ये एक ऐसा कंसर्न है। मुझे लगता है कि किसी को इस रेगुलेशन के बाकी किसी प्रावधान से दिक्कत नहीं हो सकती है। दिक्कत बस इतना है कि उसे एक उत्पीड़न का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, सबके मन में यही भय है, और इसी के चलते लोग इसकी मुखालफत करते हैं। एक और चीज है जो इसका एक निगेटिव पॉइंट है, वो ये देखिए कि सोशल फैब्रिक को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अब जब ये कानून है, बच्चे को पता है, उससे वो उन वर्गों के बच्चों के साथ वो पहले से ही दूरी बना के रहेगा, या वो भी दूरी बना कर रहेंगे। इसलिए दूरी, ये तो इसलिए दूरी बनाकर रहेगा कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, कॉलेज में लड़ाई झगड़े मारपीट हंसी मजाक सब कुछ होता रहता है, उनमें से किसी चीज की आड़ लेकर किसी ने शिकायत कर दी, तो ये खौफ तो रहेगा। मैं फॉरवर्ड क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं। और अगर ये रहा तो आप जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हालांकि इन सारी चीजों के जरिए कभी सामाजिक समरसता नहीं आ सकती है, लेकिन जो बात की जाती है वहां ले जाने की, आज हम समाज को 70 साल आज़ादी मिले हुए हो गया, आज भी हम अगर ये देख रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में एक वर्ग पीड़ित है और दूसरा जो है शोषक है, हम इस चीज को नहीं ठीक कर पाए हैं। लेकिन ये इसके जरिए जो ये सोशल फैब्रिक हम बिगाड़ रहे हैं, ये भी ये तो उनको फिर घुलने मिलने ही नहीं देते। हम कहते हैं ना कि हम किस तरह से उनका बौद्धिक विकास होगा, किस तरह सामाजिक विकास उनका होगा। हमारी घड़ी उल्टी दिशा में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे समाज ने इस देश को देखा है, हमारे समाज ने देखा है कि जातीय उत्पीड़न के चलते हमारे समाज की कितनी दुर्दशा हुई है, और उससे हम निकलने की तरफ अग्रसर हैं। और समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत हद तक हम निकल चुके हैं। एवरेशन मैंने कहता हूं कि अपवाद सब जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। शोषक कोई भी हो सकता है, शोषित कोई भी हो सकता है। हमारे पास दर्जनों, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, मेरे पास दर्जनों इस तरह के कवरेज हमने किया हुआ है जहां पर जिन वर्गों को आज शोषण SC/ST के साथ रखा गया है, उन्होंने उनका शोषण किया हुआ है। मेरा बस कंसर्न ये है कि हम आजादी के पहले से हमारे समाज के समाज सुधारकों ने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, हम वहां से इतना आगे बड़ी मुश्किल से आए थे, उसको दोबारा से बच्चों के मन में, 19 साल 20 साल के बच्चे जो बाल मन होता है, उनमें हम इस जाति के जहर को दोबारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोबारा वापस जा रहे हैं। और आपने एक अच्छी ये जो बात कही थी कि कॉलेज में जाते हुए हम अपने बच्चे को, तो हम जब डरे होंगे, हमारा कोई पिता अपने तो डरे, वो तो बताएगा कि सुनो सावधानी से रहना,
तुम हाँ इनसे लोगों से बात मत करना, तुम इनसे घुलना मिलना मत बात करो। उसके सामने कोई घटना आ गई दूसरे बच्चे का, तो क्या हो गया कि शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे जो एक, अब आप भी पढ़े हैं, हमने भी पढ़ा है कि हमारे हमारे फ्रेंड सर्किल में सब जाति धर्म सबके लोग थे, और सबसे हमारी अच्छी दोस्ती सबसे वो था। आज भी है, आज भी है, आज भी, और शायद ये डर रहा होता तो नहीं रहता उस तरह की दोस्ती हमारी और ना। अब तो जब वो बच्चा दोस्त बनाएगा तो सोच के बनाएगा, दूरी बनाएगा। बिल्कुल। तो क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं? वही तो, हम नहीं जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे हम जा रहे उधर ही हैं। नहीं जा रहे हैं। हाँ। क्या हमने यही सोचा था क्या? तो मुझे लगता है कि फिर मैं ये बहुत एक राइडर के साथ कहता हूं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। इसके लिए कानून की जरूरत है। जो ऐसा करता है उसे टांग दो, लेकिन इसे भय का इंस्ट्रूमेंट मत बनाओ, एक सेफगार्ड दो। हाँ। कि इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो। एक और बात जो दुहाई दी जा रही है वो ये रोहित वेमुला का केस दिया जाता है, उसकी चर्चा होती है। एक और बात कही जा रही है, 113% या 118% उत्पीड़न के मामले बढ़ गए। क्या मुझे कोई आंकड़ा बताएगा कि ये जो उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जी हाँ, ये उत्पीड़न किसने किया है? दूसरी बात, रोहित वेमुला के मामले में जो हुआ वो क्या उसके लिए जो दोषी हैं वो केवल बच्चे दोषी थे क्या? उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या किया है? उस पर तो उनको कुछ करने के लिए नहीं है। तो यहां पर फिर सवाल आता है कि फिर इस कानून की जरूरत क्या? केवल इसलिए कि यूजीसी, हमारी सरकार बच्चों को लेकर इतनी गंभीर है, इतनी शुभचिंतक है। तो फिर सवाल आता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 1585 ये पॉलिटिकल चीजें, जी हाँ, इसलिए कि आजकल प्रत्येक मामले का एक वो होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए कि ये जो ओबीसी को जोड़ने की बात जो उसमें की गई है, जो इसको लेकर के लोगों में आपत्ति है, जी हाँ, तो फिर वह सवाल आता है कि इनको जोड़ने की जरूरत क्या थी? अचानक से एक नया वर्ग, शोषितों में एक नया वर्ग कैसे घुस गया? इसको घुसाने की जरूरत क्या थी? और अगर आपको लगता है कि इनका भी होता है तो फिर आपको ये लगना चाहिए कि शोषण तो किसी का भी हो सकता है, और होता ही है, आप तो उसको जाति के पैमाने में नहीं बांध सकते। तो ये जो हुआ है, जी हाँ, इस आधार पर ये जो हुआ है ये नहीं होना था। मुझे लगता है व्यवस्था ये होनी चाहिए कि कैंपस में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। और इसमें जो ये कहा जाता है कि सदियों से चला आ रहा है, तो मेरा ये मानना है कि सदियों से चला आ रहा है, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की कि हम कम से कम आगे चलकर तो समाज की मुख्य धारा में उनको भी जोड़ें। तो समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का ये कतई मतलब नहीं होता कि 70 साल बाद फिर से वहीं पहुंच जाए, जो अभी आप बात कर रहे थे। एक और चीज प्रभाकर, जिसमें जो पॉलिटिक्स की बात आई, निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं है, और आते हैं उस पर भी। एक क्लॉज इसमें ये भी है कि अगर जिस शिक्षण संस्थान में इस तरह की चीजें पाई गई, साबित होता है, उनकी फंडिंग भी रोकी जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको एक आधार बनाकर, और शिक्षण संस्थानों की जो फंडिंग की व्यवस्था है भी, उसको भी अब कम करने, हटाने, खत्म करने की कोशिश तो नहीं है। क्योंकि सरकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार की सोच है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। वैसे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, वहाँ भी बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अब सेल्फ फंडेड हो गए हैं। तो कहीं ये उसकी भी तो नहीं कि सरकार को कम से कम देना पड़े। यहाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ले रहा हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी कैंपस में अगर भेदभाव, जाति उत्पीड़न होता है तो उसे बंद कर दो। बिल्कुल, एकदम मैंने कहा कि आप उसे बंद कर दो। उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन उत्पीड़न का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने ये कानून। ये रेगुलेशन, मेरी चिंता और मेरे जैसे लोगों की चिंता यही है। एक और राइटर समीरात्मज मिश्र और प्रभाकर मिश्र दोनों इस मामले में बात कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि दो लोग सवर्ण इस मसले पर बात करेंगे तो करेंगे ही, और ये बड़ी सामान्य सी बात है समीर जी। और मैं ये देख रहा हूं कि लगातार इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। ये वो समीरात्मज मिश्र हैं और ये प्रभाकर मिश्र हैं।
जो जब किसी दलित का उत्पीड़न होता है तो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। एक दलित और सामने एक सवर्ण होता है और अन्याय दलित के खिलाफ होता है तो हम दलित के पक्ष में खड़ा होते हैं। लेकिन तो हमारी आदत है, हमारी फितरत है, हमारा कर्तव्य है कि जहां पर गलती है, जो गलत है, उस पर हम आवाज उठाएंगे, उठाना चाहिए। लेकिन तो जिसको गलत को गलत कहने की आदत है वो गलत कहेगा। और मुझे लगता है, हमें लगता है कि यहां गलत कुछ हो रहा है। हाँ। आपको ये खतरे का एहसास होना चाहिए। यहां फिर आपको कहा जाएगा, कि ये तो कहेंगे ही। और मैं इसलिए कह रहा हूं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो कहेंगे ही। देखिए आप किसी की जबान तो आप बंद नहीं कर सकते, बात सही है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं? कहने के पीछे कारण है, तर्क है, लॉजिक है। एक और आप एक पूरे एक कम्युनिटी को आप ये साबित कर देना चाहते हैं कि वो शोषित कम्युनिटी। एक वीडियो वायरल है, एक पार्टी की प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि फंसाया जाना चाहिए। जी हाँ, सुना है, हमने भी सुना। अब ये सोचिए कि एक बच्चा जो कॉलेज में है और उसे इस तरह की ध्वनि आती है या नारे लगते हैं, जाति विरोधी नारे लगते हैं, वो बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसके मन में क्या होगा? और पता है, वो बच्चा अपने पिता से पलट के पूछेगा कि आपने तो कहा था कि देखो जाति का कोई भेद नहीं होना चाहिए, सारी जातियां बराबर हैं और ये सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, लेकिन हम वहां गए तो हमारे खिलाफ तो नारे लग रहे हैं। कौन पिता, किस पिता के पास इस बात का जवाब होगा? तो मुझे लगता है कि ये इस मामले में यूजीसी ने अपनी जिम्मेवारी को पुलिस पर थोप दिया। अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक ऐसा तंत्र व्यवस्था किया हुआ है कि आप उसमें उलझे रहें, यूजीसी पर कोई बात ना कहे। अब वहां पर एक व्यवस्था है कि भाई कोई शिकायत आती है, पुलिस के पास भेज दो। अरे भाई, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए कि कोई शिकायत आती है, स्कूल का मामला है, कॉलेज का मामला है, आप शिकायत है, आप पता कीजिए, पूछिए, अगर गलत शिकायत है तो उसको पनिश कीजिए, सही शिकायत है उसे पनिश कीजिए। अब वही है कि कैंपसेस को भी पुलिस के हवाले, और कैंपस में भी क्या, जहां सीधे स्कूल छोड़ के बच्चे कॉलेज की दुनिया में पहुंच रहे हैं, जो एक अलग दुनिया उनके लिए होती है, सीखने की दुनिया होती है। वो स्कूल घर से जहां पर चार दीवारी, जहां पर वो जाते हैं, जी हाँ, जहां पर जाते हैं, वो जाति पर भी उन्हें बात करनी है, उन्हें धर्म पे बात करनी है, उसे सोशल फैब्रिक पे बात करनी है, समाज विकास की बात करनी है, सामाजिक कुरीतियों पे बात करनी है, ये तमाम मसलों पे बात करनी है। और ये बात तभी हो सकती है जब कोई बच्चा बिना डर भय के अपनी बात कहे, वाद विवाद करे, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता में जाति व्यवस्था पर बोलने के समय अगर बच्चा ये डर गया कि इससे मेरी पहचान इस तरह से स्थापित होगी और कल को मुझे, आपको एक घटना बताता हूँ। एक ना मुझे कहा गया कि अभी मामला ऐसा है इसलिए हमारी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। एक लड़का, बड़े इंस्टीट्यूट का लड़का, उसने पढ़ाई के दौरान उसको बाहर जाने के लिए उसका स्कॉलरशिप अप्रूव हो गया था, सब कुछ हो गया था, एंड ही वाज अबाउट टू फ्लाई। उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया SC/ST एक्ट का, और वो लड़का पिछले 4 साल से SC/ST एक्ट में मुकदमा पैरवी कर रहा है, झेल रहा है, सारा करियर उसका चला गया। इस खबर आने के बाद से उसने कहा कि अगर मैं बोल सकता तो मैं बोलता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे चेहरा 4 दिन लोग देखेंगे, लेकिन हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बस इतनी सी बात है कि इस दुश्चिंता को दूर कर दीजिए, ये इसका मिसयूज नहीं हो, इसके लिए सेफगार्ड बना दो, और फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और भी है, जहाँ तक मैं, आपने 2 कानूनों का जिक्र भी किया, और बहुत एक कह लीजिए कि एक कड़वी सच्चाई है वो, कि उसका दुरुपयोग बहुत बड़े स्तर पर हुआ। कई लोगों ने तो इसको एक हथियार बना दिया। कई सारे कानून ऐसे आए जिनका दुरुपयोग हुआ, यद्यपि उनका फायदा भी हुआ, तो उसमें नहीं कह सकते हैं। एक कानून बनाकर और इस तरह की सख्ती लगाकर मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को रोक पाएंगे, किसी चीज़ को। अब जैसे SC/ST एक्ट ही है, कानून का दुरुपयोग जितना हुआ उसकी तुलना में कितना, अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है तो उसको उसके उत्पीड़न को रोकने में ये सफल हुआ है। या दहेज कानून है, अब कहाँ रुका हुआ है, मुझे तो कहीं नहीं लगता है।
तो अब इस तरह की चीज़ों को आप कानून बनाकर नहीं, बल्कि लोगों के एक उनका जो ब्रेन वॉश करके कम से कम उनके अंदर इस तरह की चीज़ें लाई जाएं जो लगातार हो भी रही थी। लेकिन अगर ये इस तरह की के कानून बनाकर आप अलग करेंगे समुदायों को और एक को आप ये बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने उद्देश्य में भी सफल हो पाएगा, जिस उद्देश्य से आप इसको लाना चाह रहे हैं। आज के समय में मैंने कहा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं जी। और अगर सरकारी भाषा में कहे तो हम विकसित भारत होने की दिशा में हैं। तो अगर हम विकसित भारत होने की दिशा में हैं तो विकसित भारत तब हो सकता है कि हम जाति धर्म के इन पचड़ों से आगे बढ़े। हम पहले धर्म में उलझाया गया। जो सामान्यतया हमको इससे बहुत मतलब नहीं रहता है, सब लोग आज धर्म के मामले में उलझे हुए, धर्म के मामले में कट्टर होते जा रहे हैं। जाति की व्यवस्था से हम बहुत आगे जा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। होता होगा, पहले होता था, छुआछूत की व्यवस्था थी, पहले होता था, लोग जाति देख करके दोस्त बनाते थे। वो बहुत पीछे की बात हो गई। कम से कम हमने अपने जनरेशन में इसमें बहुत बदलाव देखा है। तो हमें उससे और आगे बढ़ना था। हमें आज बैठ करके जाति पर बात नहीं करनी थी। बिल्कुल। हमें विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था पे बात करनी थी। हमें इस बात पे बात करनी थी कि आज रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी इतनी प्रबल है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में करिकुलम में हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। वहां पर अच्छे एकेडमिक माहौल डेवलप किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन हम किसी पे बात कर रहे हैं? हम जाति पे बात कर रहे हैं। ये सबसे इसका नकारात्मक पहलू है कि आज इस मसले पर बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज इसी पर बात हो रही है। इसी पे बात हो रही है। और एक चीज और, अब इसका आखिरी उसमें आते हैं, सवाल पर आते हैं कि जो इसमें राजनीति तो है ही, राजनीति की वजह से लाया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो एक अचानक से एक मुद्दा ले आया गया जो आजकल पिछले 8-10 साल से लगातार हो रहा है कि बहुत सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप कोई ऐसी चीज़ लाइए। क्या आपको लग रहा है कि इसको ले आने से ये सरकार के लिए ये दुविधा हो गई है कि अपने ही जाल में वो फंस गई है, या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ है या फिर? अब मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जो ऑपोजिशन का एक 15 और 85 का जो एक समीकरण दिया जाता है, तो ये 15-85 इसलिए कि 15 बीजेपी के एनडीए के हैं और 85 जो दूसरी पार्टियां जिस पर क्लेम करती हैं, एक पीडीए वाले। तो इसका एक कैलकुलेशन ये हो सकता है कि 15 तो हमारे हैं ही, और ये मान के चला जाता है। और आज भी जब ये विरोध हो रहा है तो दबी जुबान में बात आती है कि जाओगे कहां। और अगर ये बात जो मैं कह रहा हूं इसमें किसी को संशय हो तो बीजेपी के एक मंत्री के सामने, इस सरकार के, केंद्र सरकार के एक मंत्री के सामने वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि मंत्री जी, यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ बड़ा आक्रोश है सवर्णों में। तो वो बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ मंत्री जी कहते हैं, पहले तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, हर हर महादेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ये बताता है कि उन्हें इस बात का कि जाओगे कहां, वन का जंगल, वन का गिदर जाएगा किधर। लेकिन एक और आप उस पर मार करेंगे कि ऑपोजिशन मौन है। अब ये मौन क्यों है? कहीं उसे इस बात का भय तो नहीं कि ये मास्टर स्ट्रोक मारा हुआ है तो कहीं इधर 85 में सेंध लग जाए। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है ये भी कि हो सकता है कि अपनी ऊर्जा बचा के रखे हुए हूं कि बड़ा विरोध हो रहा है और इनको उल्टा पड़ रहा है, और हो सकता है कि इस दाव उल्टा पड़ गया तो ये कुछ वापस लें, जैसे अपने रेगुलेशन में कुछ बदलाव करे। और जब बदलाव करे तो हम नए सिरे से आक्रमण करें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब 20 के करीब याचिकाएं भी पहुंच गई हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ वहीं से कोई हल निकलवा दे तो सरकार अपने, इसमें एक दिक्कत है, सरकार अपने को बचा भी ले जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार बचा ले जाती है, सरकार क्या कर ले जाती है, विपक्ष फायदा लेता है इसका या सरकार को फायदा मिलता है, राजनीति की अपनी जगह है। लेकिन जाति, धर्म और
नस्ल, इन सब के आधार पर अगर बांटने की कोशिश होती रही तो ये देश कहाँ जाएगा, ये आप खुद कल्पना कर सकते हैं, हम भी वही कल्पना मैंने कर फिर रहे हैं। आपको एक लाइन जोड़ देता जी हूँ। हाँ। मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ। मैंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले हाँ। कि हो सकता है अगर यही रवैया रहा, अगर यही स्थिति रही और सरकार की इस तरह की रेगुलेशन आए, इस तरह की मंशा रही जी, तो मुझे लगता है कि फिर विकसित भारत जिसे कहा जा रहा है 2047 में, हाँ। उस समय आते आते 20 साल बाद हो सकता है कि जनरल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट लाना पड़े। तो मुझे लगता है कि वो भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। हाँ। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए विकसित भारत में जहां पर कोई सोच भी न सके, बिल्कुल, कोई सोच भी नहीं सके। और इसको करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें समाज से होती हैं, सरकारों को भी इस दिशा में काम करनी चाहिए और सरकार को कम से कम ऐसा करना चाहिए कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि इन चीजों में हमारी आवाम, हमारे लोग उलझे, इस तरह की चीजों में उलझे। कोई एक समुदाय अपने को उसके अंदर गया है कि उसकी पूरी कम्युनिटी जो है, उसका पूरा वर्ग वो एक शोषक वर्ग है, और किसी को ये भी ना लगे कि उसका पूरा वर्ग जो है शोषित वर्ग है। राजनीतिक फायदा नुकसान किसको होगा नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह की चीजें आज हो रही हैं तो इसमें जितना लोगों का, जो लोग जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा ये तंत्र में बैठे हुए लोग हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए, विकसित भारत तो बना रहे हैं, लेकिन उस विकसित भारत में हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। और भी इस पे फिर बात होगी, लेकिन आज की बातचीत अब यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, बहुत सारी बातें आपने कही, और देखते हैं प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। जो प्रतिक्रियाएं आएंगी उनके जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।